नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुंबई पर 25 साल से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना का कब्जा था, लेकिन इस बार बीजेपी गठबंधन ने अपना वर्चस्व जमा लिया है। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका के लिए हुए चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष को करीब करीब पूरी तरह से साफ कर दिया है। राज्य के 29 में से 25 नगर निगमों में बीजेपी गठबंधन आगे है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक में गठबंधन को बड़ी बढ़त हासिल है। बीजेपी ने मुंबई पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है और 45 साल में पहली बार बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। प्रदेश के सभी निगमों में सबसे अहम बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी है। बीएमसी की 227 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन को 115 के आसपास सीटें अभी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी करीब 90 सीटों पर और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 28 सीटों पर बढ़त है, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। और इस तरह पूरी तरह से मुंबई भगवा में हो गई है। भगवा में तो पहले भी थी। भगवा में इसलिए पहले थी क्योंकि शिवसेना का कब्जा था, और एक समय ऐसा था जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी थी और उसके बाद शिवसेना का भी कब्जा रहा। तो ऐसे में शिवसेना वाले भगवा में रंग गई थी बीएमसी और मुंबई। अब भारतीय जनता पार्टी की भगवा में बीएमसी और मुंबई रंग गई है। इस चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है, क्योंकि जीत का परचम भारतीय जनता पार्टी ने लहराया है और बीएमसी के इतिहास में अभी तक बीजेपी का कोई नेता मेयर नहीं बन सका था। बीजेपी ने अपने गठन के 45 साल के बाद जाकर मुंबई में मेयर बनाने का जो पोजीशन है उस हासिल कर ली है। बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को बहुमत जो मिला है, अब उसका जो रुझान और जो नतीजा आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो बहुत आगे है और अब बीजेपी का मेयर बनना तय हो गया है। इस चुनाव में एक और खासियत थी कि बाला साहब ठाकरे के समय ही राज ठाकरे शिवसेना से और ठाकरे परिवार से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, अपनी पार्टी एमएनएस बनाई थी और कई चुनाव में बीएमसी का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो हाथ आजमाते रह रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। और इस बार का ये चुनाव काफ़ी अहम था और इस लिहाज से उद्धव ठाकरे के लिहाज से भी, क्योंकि उनको भी अपनी अस्तित्व बचानी थी। लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, सत्ता से वो चले गए और फिर बीएमसी में वो चाहते थे कि उनका दबदबा बरकरार रहे, लेकिन वो भी अब निकल गया है उनके कब्जे से। राज ठाकरे के साथ उन्होंने गठबंधन किया, दोनों लोग साथ आए, हाथ मिलाए, पुरानी जो रंजिश थी वो खत्म हुई और एक साथ आकर मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और इस बार उन्हें भी मार खानी पड़ी। सबसे बड़ा झटका अगर कहें तो राज ठाकरे को, क्योंकि राज ठाकरे के बेटा विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उसमें उनको सफलता नहीं मिली थी, वो हार गए थे। उसके बाद अस्तित्व का संकट आ गया था और यही अस्तित्व का संकट उद्धव ठाकरे के लिए भी था और इसलिए दोनों साथ आए, लेकिन काम नहीं आया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और 45 साल बाद मुंबई में बीएमसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इसका जश्न सिर्फ मुंबई में ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया। लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का जश्न मनाया और जीत के जश्न में भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो कहा कि उन्हें बाला साहब ठाकरे का भी आशीर्वाद इस जीत में मिला है, यानी कि उस लेगेसी को भी अपने साथ लेने की कोशिश, उस लेगेसी पर भी कब्जा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। पहले सुन लेते हैं इस नतीजे के बाद बीजेपी का क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है
कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का यह शानदार फल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की धरती जो भारत के सांस्कृतिक गौरव का केंद्र रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य जहां से प्रारंभ हुआ, जहां से लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया और जो राष्ट्रवाद के विचारों की उर्वरा भूमि रही है, और जो आज मुंबई जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का आर्थिक राजधानी हो, तो मैं कह सकता हूं भारत के सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक समृद्धि दोनों के लिए विकास की इस नई इबारत को जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में लिख रहे हैं, उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। देखिए, मैं एक बात सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे परम पूज्य माधवराव सदाशिव गोलवलकर, परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात कही थी कि 3% अगर हमारे यहाँ पर जो है स्वयंसेवक गांव में और 1% स्वयंसेवक हमारा शहर में हो जाएगा खड़ा, उससे हमारे कितने काम और हमारी जो नीतियां हैं वो प्रचलित हो जाएंगी। जो सनातन के प्रति लोगों का सम्मान है, जो संस्कृति और सभ्यता भारत की है, उसके प्रति जो लोगों का एक विश्वास है, वो अगर प्रचलित हो जाएगा, वो अगर चल जाएगा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात बहुत साफ तरीके से अपने अंतिम भाषण में कहा था और एक मंत्र दिया था कि विजय ही विजय होगी। तो चर्चा हम इसी पर करने वाले हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर मुंबई में बनेगा और ये बीएमसी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा नगर निगम है और यहाँ वोटर्स की जो संख्या है वो भारत के लिहाज से अगर हम करें तो कई राज्यों के वोटर्स से ज्यादा है। तो ये एक बड़ी जीत यहाँ पर, क्योंकि इस पर कब्जा करने का सपना होता है राजनीतिक दल जो वहां के चुनाव में हिस्सा लेते हैं उन लोगों का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बाजी मार ली है अपने 45 साल के पार्टी के गठन के बाद। अविरल मलिक हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। दिलीप मिश्रा जी नेता कांग्रेस हमारे साथ इस चर्चा में महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे वहां की जमीनी हकीकत इस नतीजे के बारे में। हेमंत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नीरज प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत
अविरल, आपसे ही बधाई आपको और आपकी पार्टी की जीत के लिए, आपके गठबंधन की जीत के लिए। इस जीत को आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से जहां तक विषय एक तरीके से जीत का, इस विजय का, तो ये जीत पूर्ण रूप से जनता के द्वारा जो दी गई है। ये विकास के मुद्दे पे हम जनता के मध्य में गए थे, गरीब पीड़ित शोषित वंचित के मुद्दे पे गए थे और निश्चित रूप से डेवलपमेंट के विषय पे जनता ने मोहर लगाने का स्पष्ट रूप से काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व पे, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पे निश्चित रूप से मोहर लगी है, एनडीए पे मोहर लगी है और आज पूर्ण रूप से मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद की बदौलत। ठीक है। अब नीरज जी, माफ करेंगे, दिलीप जी, कहां चूक रह गई सर? इस नतीजे को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? आनंद जी नमस्कार। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार सर। अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था सुधांशु जी का, और अब जहां पे बीजेपी हारती है वहां पे नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता है, और जहां बीजेपी जीतती है वहां नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व होता है। ये दोहरा चरित्र बीजेपी का सामने आ गया। दूसरी बात आपने क्वेश्चन किया कहाँ पे चूक रह गई। चूक देखिए क्या होता है कि जो पैटर्न बीजेपी ने यूज किया है, सबसे बड़ी चूक तो वही है। आज हरियाणा से लेके बिहार से लेके महाराष्ट्र तक जो पैटर्न यूज करके बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है, आज भी वही। ये आप अगर यूट्यूब पे देख लेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोगों ने कहा सेम पैटर्न से चुनाव जीता है महानगर पालिका का। और 50 खोके सब कुछ होके को तोड़ के लिया ही इसलिए गया था कि महानगर पालिका में, और आपने बोला अभी मेयर बन गया है, अभी तो बहुत खेल बाकी है। मेयर अभी बीजेपी का मेयर होगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उसे 50 खोके एकदम होके कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी बात वो है। तो अभी तो कहानी शुरू हुई है। अविरल जी। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जिस तरीके कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद हैं और ये बात कर रहे थे, शायद कांग्रेस पार्टी के नेता अगर दिलीप जी बोल रहे थे, जो भी व्यक्ति बोल रहे थे, क्योंकि वो क्लियर नहीं है बिल्कुल स्क्रीन में भी। जहां तक विषय है एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, और उसके साथ साथ इनके द्वारा जो कहा गया पार्टिकुलरली, उन्होंने कहा कि भाई जहां जीत जाते हैं मोदी जी की जीत हो जाती है, जहां जीत जाते हैं मोदी जी की विजय हो जाती है। निश्चित रूप से हम इस विषय को कह रहे हैं, बिल्कुल ये स्पष्ट है। मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी के मार्गदर्शन में, और उसके साथ साथ वहां के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जीती हैं, इसमें किसी रूप में मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। नाम भी ले और लेते, जिसे कार्यकर्ताओं का भी इसमें वो कहीं करता जिक्र कर रहे, देते थे, लेकिन उनका भी हौसला बुलंद होता, कि किस उनको तरीके भी से उत्साह वंदन होता। आर्मी है। अविरल और मलिक, पूरा सब कुछ अगर कुछ चलता है तो एक परिवार के आधार पे, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसके आधार पर चलता। हालांकि मैं आरोप लगाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। आज जीत का दिन है। जहां तक विषय गरीब पीड़ित शोषित वंचित का, दलित, आदिवासी, ठीक है। अब आप हाँ सबके ठीक है, ये सबके चीजें सम्मान तक ये वो हम बातें करते रहते हर हैं। जगह आती है, लेकिन सवाल एक ये है ना कि आप सबका नाम आपने लिया कार्यकर्ताओं के बारे में। जो जीत में तो सबसे बड़ा योगदान कार्यकर्ताओं का होता है, और कार्यकर्ताओं को ही धन्यवाद देना लोग भूल जाते हैं। आपने भी प्रधानमंत्री का नाम लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया, होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ले लिया, वहां के मुख्यमंत्री का नाम ले लिया, प्रदेश अध्यक्ष का नाम ले लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं का नाम नहीं लिया। कार्यकर्ताओं को भी तो धन्यवाद देना चाहिए ना। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलर आपने बात की कार्यकर्ताओं की, हम सभी कार्यकर्ता हैं। मोदी जी भी कार्यकर्ता हैं, संतोष जी भी कार्यकर्ता हैं, नितिन नवीन जी भी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, हमारे सभी संगी साथी सभी एक तरीके से कार्यकर्ता हैं। और निश्चित रूप से सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है। ठीक है, लेकिन दिलीप जी अब एक ये है ना कि जहां पर आप लोगों की हार होती है, जिस जनता ने विकास के मुद्दे पे मोहर लगाने का अभूतपूर्व काम किया। ठीक है, बीजेपी कह रही है कि विकास के मुद्दे को जनता ने प्राथमिकता दी। अभी हम सुधांशु त्रिवेदी को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जैन जी जो है वो उसने भी विकास के मुद्दे पर अपनी मुहर लगाई, और वो चाहता है जैन जी कि प्राथमिकता के तौर पर विकास ही हो। और इसके साथ ही एक चीज़ और दिलीप जी, कि जब हारते हैं आप लोग तो फिर वही चीज़ें आने लगती हैं। स्याही का भी मुद्दा उठने लगता है, ईवीएम का मुद्दा उठने लगता है,
वोट चोरी का मुद्दा उठने लगता है? नहीं आनंद जी, हमने हारते हैं तब नहीं, जब इलेक्शन चल रहा था तब किसी को कोई नहीं पता था। हाँ, बीजेपी को पता हो सकता है कि वो जीत रही है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम जीत रहे हैं या बीजेपी जीत रही है। हमने ये मुद्दा, इलेक्शन चालू हुआ था, वोटिंग चालू हुई थी, वोटिंग हो रही थी, हमने उस वक्त ये मुद्दा उठाया है। इलेक्शन के बाद ये मुद्दा नहीं उठाया है, इलेक्शन के दौरान ही हमने ये मुद्दा उठाया है। और अगर आप ये कह रहे हैं, या बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता ये कहना चाहते हैं कि हम जीत रहे थे, हमें पहले से पता है, तब जो हम बोल रहे हैं वो बाद में सच्चाई है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और अभी अविरल जी बोल रहे थे कि कार्यकर्ता हम हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे लोग कार्यकर्ता हैं, वो जो आप बोल रहे थे वो दिखता नहीं है। और रही बात विकास की, पहली बार महाराष्ट्र का इलेक्शन देखकर, मतलब सारे के सारे 29 नगर पालिका और महानगर पालिकाओं का इलेक्शन देखकर मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि हम नॉर्थ के इलेक्शन में है। कभी इलेक्शन में आरोप प्रत्यारोप, मारा गोलियां चलनी, ये कभी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र इलेक्शन ने ये भी देखा, ये भी एक विकास का दौर महाराष्ट्र हमेशा याद रखेगा। आज तक जो नहीं हुआ इस इलेक्शन में हुआ। ठीक है, नीरज प्रताप सिंह जी, आरएसएस समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस नतीजे को आप लोग किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? खुशी तो आप लोगों की हो रही होगी, ज्यादा अंतर नहीं हुआ है, आप भी भगवा लेकर चलते हैं, शिवसेना भी भगवा लेकर चलती है, और मतलब उद्धव ठाकरे की भी शिवसेना, और अब भारतीय जनता पार्टी भी। तो सिर्फ चेहरा और पार्टी हटी आई है ना, बाकी तो सब ठीक ही है। पहले तो भाजपा को बहुत बहुत बधाई महाराष्ट्र में जीत की। दूसरा, शिवसेना पहले जीतती थी, शिवसेना हिंदुत्व को लेके चलती थी, अब वो ऐसी पार्टी के साथ हो गई है जो हमारी सेना का भी अपमान करती है, उस पर भी क्वेश्चन उठाती है। तो अब इस बार तो अलग रही इस चुनाव में। हाँ, इस चुनाव में वो अलग थे ना, तो लेकिन हिंदुत्व से तो गए ना, कांग्रेस के साथ या उनके साथ उन्होंने पैट तो किया, तो जनता ने देख लिया कि अपनी लाइन से हट गए। बाला साहब ठाकरे की जो सोच थी, जिसके लिए उन्होंने पार्टी बनाई थी, उस लाइन से वो हट चुके। अब हट चुके तो जनता ने उनको दिखा दिया। अब राज ठाकरे जी उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को नहीं घुसने देंगे, हिंदी भाषाओं को नहीं घुसने देंगे, उसका ये जनता ने पूरा बदला लिया है। तो आपने देखा होगा जो काम कर रहे गरीब लोग हैं, रेडी लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं, उनको उनकी पिटाई करी गई उत्तर भारतीयों को। तो उसका तो सबक जनता ने अब सिखाया है। आज भारत पूरा एक है, और हिंदुत्व लेके बाल साहब चले थे, उस राह से भटक चुके हैं। कांग्रेस तो पहले ही भटकी हुई है, राहुल जी तो हिंसक ही बोलते हैं हिंदुओं को, तो वो जनता अपना बदला ले रही है। इस हिसाब से ये इनको सबक लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसी की वजह से ये हारे। हेमंत गुप्ता जी, बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की, और इस जीत के बाद अलग अलग तरह से विश्लेषण हो रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप इसको किस रूप में, क्योंकि पूरा चुनाव प्रचार जो था वो आपने देखा, वोटिंग को देखा, और वोटिंग के बाद जो नतीजे आए हैं, क्या इस नतीजे की और ऐसी नतीजे की उम्मीद थी आपको? देखिए, ये नतीजे की उम्मीद तब शुरू हो गई थी जब बालाजी अभी ठीक ही बता रहे थे वो, कि बालाजी जो ठाकरे जी का जो राजनीतिक ध्रुवीकरण जो होता था, नजरिया था, वो मराठी अस्मिता और हिंदुत्व पर केंद्रित था। पर जैसे इन्होंने मराठी मानुष को लेकर के चले और हिंदुत्व के खिलाफ में कि नहीं, यहाँ वो नहीं चलेगा, उत्तर भारत नहीं चलेगा, और वहाँ जो खासकर उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो आवाज उठाई, मारपीट किया, जो नतीजे आ रहे थे, वो वहाँ की जनता त्रस्त थी। देखिए, वो ये जो बीएमसी का चुनाव है, करीब करीब भारत के 7 राज्यों से बहुत बड़ा बजट है, और इस बजट में ये ना भूलें उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा रोल है। अगर उत्तर भारत वहां से हट जाती, पहले बालाजी भी यही काम किए थे, याद होगा कि उन्होंने 90 के दशक में जब राम मंदिर का मुद्दा आया था, उसके पहले उनकी राजनीति भी यही थी, लेकिन जब आंदोलन में वो आए और हिंदुत्व के मुद्दे को साथ में लिया, तो उनकी एक क्षेत्रीय दल के रूप में पहचान बनी थी, और तब फिर वो आगे बढ़े थे, और तब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कहा था कि ये कैंसर है, और तब फिर उनकी एक पहचान हुई कि हिंदू नेता के रूप में वो आए।
लेकिन आज के दिन में जो उनकी पार्टी है, चाहे उनके बेटे उद्धव ठाकरे हैं और भतीजे जो हैं, उन्होंने राज ठाकरे, इन्होंने इस मैटर को इस तरीके से गंदी राजनीति जिसको कहा जाए ले गए, जिससे वहां की जनता इनके खिलाफ हो गई। 2017 में जब ये चुनाव हुई थी तो उस वक्त देखिए बीजेपी थोड़े ही सीटों से पीछे रह गई थी, लेकिन 25-30 साल बताइए इन्होंने राज किया और राज की जनता को आज कहना पड़ रहा है कि नहीं, हम विकास के मुद्दे पर हम वोटिंग करेंगे। अभी भी देखिए इनके साथ 30 साल के बाद वोटिंग कितना हुई 15 जनवरी को, मैक्सिमम 50% गई, 50% क्रॉस नहीं की और मैदान में करीब करीब हमको लगता है 2500 से ऊपर के उम्मीदवार उतरे हुए थे। तो देखिए 227 सीटों में आधे से अधिक तो इनकी जीत हो गई बीजेपी में। उसका कारण क्या था? पहला कारण कि विकास का मुद्दा आया, दूसरा कारण वहां प्रधानमंत्री का कि सबका साथ सबका विकास सब पर विश्वास, ये उन्होंने एक फॉर्मूला इनका ये काम आया। और सुशासन का जो एजेंडा है वो यहाँ पर महायुति के जो ध्रुव थे, जो देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने जो कहा ना वो एक बहुत लोगों के दिल में उतरी है। और महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि नहीं, हम हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है और ना ही हम उत्तर भारतीयों के खिलाफ है, हम सब महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र को विकास की गति से आगे ले जाना चाहते हैं। और उसी का कारण ये है कि आज 50% से ऊपर जाते हुए बहुत बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीती है। और मुझे लगता है कि 29 में से 25 निकायों में भाजपा के ही और उनकी पार्टियों का ही राज रहेगा। लेकिन ये चुनाव अपने आप में कई मायनों में भी अलग रहा। गठबंधन टूटते और बनते भी देखे गए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को फिर से स्थापित करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं आया। महायुति से पवार साहब, अजीत दादा अलग हुए और अलग होकर वो लड़े। उधर कांग्रेस भी शिवसेना से अलग होकर लड़ी, एनसीपी भी अलग होकर लड़ी, शरद पवार भी अलग होकर लड़े। ये सारा कुछ समीकरण जो था अभी तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में दिखाई दिया है हेमंत जी, वो यहां पर बिखरता हुआ दिखाई दिया। आनंद जी, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि आप अपने उद्देश्यों से भटक गए थे। पार्टियां अपने उद्देश्य से भटक गई, अपने जो यथार्थ है, जो उनका जो ध्रुवीकरण था राजनीति का, वो एकदम भटक चुका था। अब बताइए, मराठी मानुस को लेकर के आप सिर्फ चलेंगे तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी जो आज पूरे वर्ल्ड में एक रीढ़ के रूप में भारत की इकोनॉमिकल सेंटर के रूप में जानी जाती है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनके जो बजट है उससे भी कहीं ज्यादा बजट यहाँ का है। तो आप समझिए कि कितना विकास दर आगे बढ़ना था। लेकिन आप क्या कर रहे थे? जो लोग विकास के गति में आपको गति दे रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ठीक है, एक समय था कि बालाजी ठाकरे वहां के मराठा लोगों के नौकरी के खिलाफ में कहते थे कि नहीं भाई, नौकरी मिलना चाहिए, और उसी एजेंडे पर वो भारतीय यूपी बिहार के लोगों को निशाने में लेते रहे। लेकिन तब बाला साहब के जो राजनीति थी उस वक्त भी बहुत आरोपित हुई थी और कई बार उनके खिलाफ भी लोगों ने कई तंज भी कसे। लेकिन जब उन्होंने 90 के दशक में अपना रुख बदला तो हिंदुत्व को आगे किया और हिंदुत्व के कारण ही वो एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आए थे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर जो आप बता रहे थे कि एनसीपी की बात अगर हम कर ले, शरद गुट से आप उनके जो भतीजे हैं वो हट गए और उनका मुद्दा क्या रहा कि एन केन प्रकार हम सत्ता हासिल करना। तो जो भी पार्टियां सिर्फ सत्ता के लिए आती है तो लोगों को ये समझ में आता है कि भाई ये अपने लालच में या अपने राजनीतिक फायदे या एजेंडे हथियार को अपनाने के लिए हमारे पास वोट मांगने आए। तो पब्लिक अब ये जान गई है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, वो जवाब देती है, वो सड़कों पर उतर कर जवाब देती है। तो अब ये देखा दिया इन्होंने कि भाई अब जातीय समीकरण या किसी खास पार्टी का या किसी खास वंश का या किसी परिवार पर किसी भी रूप में ये हावी नहीं होगा। अब जो जनता का विश्वास को लेके जनता के विकास की बात करेगा वही पार्टी लीड करेगी। यही कारण है मुख्य मुद्दा बीजेपी की जीतने का। हाँ, आते हैं आपके पास, दिलीप जी के पास जाते हैं, उसके बाद फिर अविरल आपके पास भी आएंगे। दिलीप जी, वही सवाल, आप अलग हो गए, अभी तक आप लोग साथ थे, गठबंधन था शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ। राज ठाकरे के आने से आप अलग हो गए या राज ठाकरे के आने के बाद उद्धव ठाकरे को लगा कि हम तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे जब साथ मिल जाएंगे, इसलिए आपको अलग कर दिया?
और उसकी वजह से ये खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा। आप उद्धव ठाकरे के साथ गए तो जो हेमंत जी कह रहे हैं कि वो जो तमगा लगा उसका नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस को। आनंद जी, मैं अभी हेमंत जी को सुन रहा था। हेमंत जी का कहना है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट मिला, सब पार्टियां अलग हो गई, अजित पवार हार गए। इनको मुझे नहीं पता कि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं या उसके तहत बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो जुबान थी वो बीजेपी प्रवक्ताओं की थी। अभी कितने दिन हुए हैं विधानसभा के इलेक्शन, कितने दिन? अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ में मिलकर इलेक्शन लड़े, ठीक है, वो 42 सीट पाते हैं, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में लड़ेगा उसकी जीत होगी, जो बीजेपी के खिलाफ जम जाएगा उसकी हार होगी। और हेमंत जी बात कर रहे थे हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा हमें समझा दीजिए आप सनातन के तहत। हिंदू और हिंदुत्व की कोई परिभाषा नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि विकास, तो अगर राजनीति हो रही है तो ये बताइए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की क्यों जरूरत है? ये कौन सा विकास है? 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की जरूरत है, इतना विकास हो गया। दूसरी बात, माताओं बहनों को 1500 रुपए देने की जरूरत है, बिहार में जाके 10-10 हजार रुपए देने की, ये कौन सा विकास है? ये तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी तो दिया जा रहा है। अब बीजेपी शासित राज्यों में दिया जाता है तो आप सवाल करते हैं, लेकिन ये तो जहां आपकी सरकार है या गठबंधन की सरकार है, झारखंड में भी देखिए इस तरह की योजना है, वो तो हर जगह भी ये योजनाएं आ रही है ना दिलीप जी। अरे बीजेपी, आनंद जी, बीजेपी तो फ्री बीज के खिलाफ थी ना। बीजेपी तो शुरू से बोल रही है कि फ्री बीज नहीं बांटना चाहिए, हम फ्री बीज के खिलाफ हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल इसलिए है कि मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक समय एक थी और दोनों मिलकर कांग्रेस से लड़ती थी। इतनी ताकतवर कांग्रेस थी महाराष्ट्र में और मुंबई में। अब अलग होने के बाद आप भी अलग हो गए, शिवसेना से भी अलग होकर आप अकेले लड़े। ये स्थिति आई, क्या नुकसान शिवसेना के साथ जाने से आपको हुआ? मेरा ये सवाल है, आप इसको क्या एनालाइज कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? शिवसेना का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक दोनों अलग है। नुकसान किसी के कहीं जाने से नहीं होता है। देखिए, वोटर जो होता है किसी भी पार्टी का वोटर, आज देखिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है लेकिन बीजेपी का वोट बैंक कम नहीं हुआ। तो वोटर जो होता है, निर्णायक वोटर, जो इधर उधर होने वाले जो वोटर होते हैं बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर उन्हीं वोटरों को, जो इधर उधर करने वाले वोटर है, उन्हीं को SIR के तहत या ईवीएम में गड़बड़ी के तहत या 3-3, 4-4 बार वोट डाल के उनको जिताने के तहत अगर आप कर देंगे तो वो आप निर्णायक वोटर हैं। आप सीधी सीधी बात है। आपने ये पैटर्न समझ लिया है। आपने पैटर्न समझ लिया है कि 2%, 3% वोटिंग है, जो 4% वोटिंग है। आप कोई बहुत बड़ा गैप तो है नहीं, बहुत बड़ा गैप तो है नहीं। अगर पार्टियां मिला देंगे तो बहुत बड़ा गैप तो है नहीं। और जो बीजेपी बार बार ये विकास के मुद्दे से बोलती है, विकास आपके हिसाब से विकास की परिभाषा क्या है? आप समझाइए हमें विकास की परिभाषा। अगर इतना विकास अगर महाराष्ट्र में हुआ है, मेट्रो सिटी है मुंबई, आप वहां महिलाओं को 1500 रुपए बांट रहे हैं, कौन सा विकास? और ये इलेक्शन जो 3 साल लेट है, कोई इसका जवाब देगा कि इलेक्शन 3 साल लेट क्यों है? 3 साल इलेक्शन लेट क्यों है? अविरल मलिक, ये बताइए, चुनाव जीतने के लिए आप लोग तरह तरह की रणनीतियां बनाते हैं, और ये रणनीति भी कि वोटर्स को कैसे मैनेज किया जाए, ये तो रणनीति एक बनती ही है, पार्टियां बनाती भी हैं। लेकिन आप लोगों के ऊपर ये चार्ज लगता है कि अब SIR के जरिए या उनको फ्रीबीज देकर, लालच देकर उनको अपने पाले में कर रहे हैं। तो देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का विषय, भारतीय जनता पार्टी का विषय, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि किसी प्रकार से फ्रीबीज के आधार पर हम नहीं चलते हैं। और जहां तक दिलीप जी का विषय है, अपना पक्ष रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, आप मजलिस रखिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र है, सबको अपना पक्ष रखने की इजाजत पूर्ण रूप से है, आप रखिए पक्ष। लेकिन 2 मिनट केवल मैं बोल रहा हूँ, केवल सुन लीजिए। जहां तक विषय हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी पूर्ण रूप से जनता को समर्पित राजनीतिक दल है, इसीलिए जनता वोट दे रही है। लेकिन अगर आज भी
दिलीप मिश्रा जी या कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में है, नकारने का काम कर रहे हैं कि भाई ये इन्हीं की जीत है, ये हारने के बावजूद भी अपनी जीत एक तरीके से मान रहे हैं, तो मैं माफी चाहता हूँ। फिर तो एक अलग दिशा हो सकता है। ये अपनी कल्पनाओं में खोए रहने वाले लोग हैं, अपनी ही कल्पनाओं में रहते हैं। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के मैंडेट से कोई लेना देना नहीं है। और जनता क्या कह रही है, क्या चाहती है, क्या जनादेश है, क्या जनता का वोट कह रहा है, इससे मैं समझता हूँ उन्हें कोई लेना देना। बाला साहब ठाकरे की लेगेसी पर दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन क्या इसको इस तरह से नहीं लिया जाए कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी पर मुहर लगी है कि एकनाथ शिंदे ही हैं उनके उत्तराधिकारी? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से बाला साहब ठाकरे जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद रहा, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और जो 10,000 साल एक तरीके से बाला साहब ठाकरे जी का इसमें बड़ा योगदान रहा, बड़ा आशीर्वाद रहा। और भारतीय जनता पार्टी आज उसी है, उनके नक्शे कदम चलने का काम कर रही है, उनके दिखाए हुए रास्ते को फॉलो करने का पूर्ण रूप से काम कर रही है। जहां तक विषय एक तरीके से महाराष्ट्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का किस रूप में विकास हो और टीएमसी क्षेत्र की अगर बात करी जाए, मुंबई की बात करी जाए, तो मुंबई का किस प्रकार से विकास हो, इसकी हम निश्चित रूप से चिंता करते हैं और शिक्षण भी करते रहेंगे। और जो ग्राउंड पे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी एग्जीक्यूट कर रही है, हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। केवल हम फाइलों में लिखने का काम नहीं करते हैं, केवल फाइलों में योजनाएं बनाने का काम नहीं करते, जनता तक पहुंचाने का, घर घर पहुंचाने का निश्चित रूप से हम काम करते हैं। इसीलिए जनता वोट देती है। इसी देश में इसी मुल्क में लाभार्थी मौजूद है, वो लाभार्थी जिन्हें लाभ मिला है वो निश्चित रूप से हम वोट देंगे, इसमें कौन सा दो राय है। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, जिन्हें विकास का लाभ मिला है, जिन्हें जिस तरीके से हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में विकास किया है, तो परिवार के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया है, उससे उन्हें लाभ मिला है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। और पर्टिकुलरली मुंबई की अगर बात करी जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गरीबों तक लाभ पहुंचाने का, अंतिम पंक्ति खड़े अंतिम दस्ते तक लाभ पहुंचाने का अभूतपूर्व काम किया, वो सर्वे सबके मध्य में है। और यही हमारा लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का यही सिद्धांत है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाए। और निश्चित रूप से जो लाभार्थी है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोत्साहन देने का निश्चित रूप से काम करेंगे। और इसीलिए जनता में चाहती है, वोट दे रही है और वोट के माध्यम से इलेक्ट करने का लोकतंत्र के तरीके से काम है। नीरज प्रताप सिंह जी, बातें हो रही हैं, चुनाव के प्रचार के दौरान भी हिंदुत्व का मुद्दा उठा, उस मुद्दे पर भी है। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव जिस तरह से हेमंत जी जो कह रहे हैं कि उसमें एक बड़ा फैक्टर रहा, ये हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आकर सिमटा और उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और उसी की वजह से ये नतीजे आए हैं? बिल्कुल। एक चीज़ तो मान लीजिए कि जनता सब कुछ देखती है, और ये वो जनता नहीं है जो जैन जी की बात कर रहे हैं, तो वो बड़ा समझदार है। और भारत की जनता ये लगाती है, आप जो बयान देते हैं, जो भरोसा जिस पार्टी पे होना चाहिए वो कांग्रेस में तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसलिए जनता उधर की तरफ जा रही है। अब ये जब इनको ज़रूरत होती है तब ये लोग एक हो जाते हैं, और जब ज़रूरत होती है अलग हो जाते हैं, तो जनता को ये पता चल जाता है। ये मतलब से रावत जी का बयान था जो नेपाल में हुआ, राउत जी हैं जो, उनका बयान था जो नेपाल में हुआ, वो यहाँ भी हो सकता है। इस तरह के अगर बयान हमारे देश में दिए जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो वहाँ हुआ है ऐसा यहाँ होगा। तो आप देखिए, नकारात्मक बयान दे रहे हो आप, तो जनता तो समझ रही है ना इस बात को। अब पृथ्वीराज जी ने सेना पे उठा दिए सवाल। कब आपका सिंधु ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन पे आपने वायुसेना पे सवाल उठा दिए, जबकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है। तो ये जनता तो देख रही है। अगर आज की डेट में अगर आप पॉजिटिव राजनीति करेंगे, देश के प्रति समर्पण की राजनीति करेंगे, तभी आएगा, और नहीं तो इनका इससे भी ज्यादा हर्ष, कांग्रेस का तो हर्ष और भी बुरा होने वाला है, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन बाला साहब ठाकरे की अपनी एक पहचान थी। वो ऐसे शख्सियत थे जो मातृश्री से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन मुंबई पर उनका राज चलता था। और अपने उस दौर में सिर्फ एक बार शायद वो दिल्ली आए थे बातचीत करने के लिए, और कुछ जो डिमांड था उसको लेकर सरकार के से उन्होंने मुलाकात की थी। उस समय की जो सरकार थी उससे वो एक हिंदुत्व की पहचान, हिंदू नेता के तौर पर अपनी पहचान उन्होंने स्थापित की थी। उनके बेटे
ठीक है, कांग्रेस के साथ चले गए तो थोड़ा उसका नुकसान हुआ, लेकिन अब तो कांग्रेस से अलग हो गए, दोनों भाई एक हो गए, तो फिर क्या हिंदुत्व का जो एजेंडा था वो उस तरफ नहीं जा पाया? क्या उनको अलग कर दिया वहां से? उतना बड़ा जो लिगेसी चलता था वो? मुझे जहाँ तक लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दे से, क्योंकि ठाकरे साहब जो पीछे राजनीति में हुआ चीफ मिनिस्टरशिप के लिए और उसके लिए कांग्रेस के साथ गए, उससे इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और वो बाला साहब तो कहते थे कांग्रेस, मैं अपनी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा, समाप्त कर दूंगा। ये तो वो तो हमेशा विरोध में रहे, और उनकी जो इच्छाएं थी, उनका वो जो शिवसेना उन्होंने बनाई थी हिंदुत्व के लिए, उससे अलग हट गई, इसीलिए जनता उनसे मुंह मोड़ लिया जनता ने। अब आप लेकिन पूरी तरह से मुंह नहीं मोड़ा है, अभी भी उनके गठबंधन को 82 सीटें अभी मिली हैं, या उसमें नतीजे आए हैं, या बढ़त में है? मुझे लगता है कि अगर जनता ने नहीं मोड़ा है, तो अगर इन्होंने अपनी रणनीति नहीं बदली और ऐसे ही पार्टियों के साथ गठबंधन किया जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, तो मुझे लगता है आगे और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर हिंदुत्व की तरफ ले तो आगे फायदा भी हो सकता है। क्या फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी है वो ठाकरे बंधुओं पर भारी पड़ी इस बार? जरा उस लिहाज से हेमंत जी बताइए। देखिए, महाराष्ट्र की अगर लेगेसी समझनी होना तो बाला साहब पर केंद्रित होना होगा। 60 के दशक से जो बाला साहब का जो वर्चस्व रहा, उसको समझने की बहुत जरूरत है। अगर इस समीकरण को हम नहीं समझ सकते हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि बीएमसी की में आज भाजपा की जीत हुई क्यों। बाला साहब ठाकरे का एक किताब था, बाला साहब ठाकरे एंड द राजनीति महाराष्ट्र, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम जाति विहीन और जाति रहित हम राजनीति करते हैं, और यहाँ पर किसी जाति को ध्यान में रख करके हमको निर्णय ले लेते हैं। और यही बात था कि जो वो उनकी जो राजनीति थी उसका जो ध्रुवीकरण हुआ था, तो कई बार उनको हेट स्पीच के नाम पर जाना जाता था। और उसके बाद आप देखिएगा कि यही बाला साहब ठाकरे को 2008 में जो है 6 साल के लिए 18 में हमको लगता है कि 80 के दशक में 6 साल के लिए इनको वोट भी नहीं डालने दिया गया था। हाँ। तो बाला साहब की जो राजनीति थी वो पूरा जो उसका ध्रुवीकरण था वो हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच में था, और जिसको लेकर शिवसेना महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी पावर वाली पार्टी जानी जाती थी। जो आपने अभी कहा कि मातोश्री से वो बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन बालाजी की आवाज आती थी तो पूरा मुंबई पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह हम जाता था। तो इससे तो कोई मुकरना नहीं जा सकता है। तो इसकी जो महत्वाकांक्षा थी, नेशनल जो महत्वाकांक्षी थी मराठी का, इस अस्मिता को आगे बढ़ा करके बालाजी साहब ने क्या किया था कि नहीं, अगर हम खाली मराठी लेके चलेंगे तो हम यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे। और इसी वजह से मराठा राजनीति को पूरे भारत की राजनीति पर स्थापित करने के लिए उन्होंने उत्तर भारतीयों को लुभाने के लिए हिंदी अखबार शुरू की थी, दोपहर का सामना, याद होगा, हिंदी सम्मेलन बुलाए थे। बाद में उन्होंने क्या कि नहीं, केवल मराठी पहचान से नहीं होगा, इसे हम नेशनल लेवल पे नहीं जाएंगे। जो अभी आप कह रहे थे, एक बार दिल्ली गए थे, तो जब उनकी ये जो आवाज उठी थी ना उत्तर भारतीयों की तरफ, तो पूरे भारत में हिंदुत्व का ये चल चला था प्रचलन। और ये तब आई थी 90 के दशक में, जब बाबरी मस्जिद के में जाने पर शिवसेना के लोगों का जो तांडव था उसको उन्होंने जायज बताया था, जबकि मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी। तो एक अच्छे हिंदू नेता के रूप में इन्होंने सनातनी पहचान को आगे बढ़ाने का काम किया था, जिसको बाद में भाजपा भी इसको कैच करने की कोशिश की। और आज यही बात आता कि इनके परिवार में जो उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी मराठी मानुष को लेकर के उत्तर भारतीयों के साथ जो बिहेवियर का जो रोल अदा किया था, उसे आप देखिए कि आप इसका इम्पैक्ट आप नेपाल में भी दे सकते हैं। G10 जो हुआ था उसको देख करके आप समझ सकते हैं, बांग्लादेश में आप समझ सकते हैं। कहीं भी ताया अगर सत्ता पलट हुई है तो उसका मुख्य कारण क्या है कि जो स्थानीय लोगों के जो आर्थिक जो एजेंडाज है, अगर उस पर आप हाथ डालते हैं और जब वहाँ वोट बैंक की राजनीति चलती है, तो ये आज के दिन में जातिगत वोट या परिवारवाद वाला वोट या किसी एक खास परिवार के परंपरा को चलाने के लिए आज के लिए लोग वोट नहीं करते। लोग आज के दिन में जो प्रधानमंत्री का एक फॉर्मूला बहुत अच्छा हुआ, अभी जो मेरे भाई साहब मिश्रा जी हमको कह रहे थे कि मैं प्रवक्ता हूँ बीजेपी का या आरएसएस का, तो उनको ये समझना चाहिए कि एक पत्रकार
इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ जाता है और इन सब चीजों से दूर रखता है। वो ये समझता है कि हकीकत है कहाँ, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि ये फैक्ट इज फैक्ट दैट कैन नॉट बी डिनाइड एट एनी लेवल। तो इस चीज को नहीं मुकरना चाहिए कि आखिर ये मैटर आया कहाँ से। बीएमसी के चुनाव में या जो नगर निकाय चुनाव महाराष्ट्र का, उसका मेन मुद्दा यही रहा है, हिंदुत्व और प्रधानमंत्री का सुशासन वाली ये बात कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर कोई डिनाई करता है तो फिर सत्ता से वो दूर रहेगा, चाहे इसका इंटरप्रिटेशन जिस रूप में भी दे, लेकिन मुद्दा यही है। यहाँ पर दक्षिण भारतीयों के साथ देखिए, जब वो चाहे उनका जो बाल ठाकरे जी का था, तो दक्षिण पंथी लोग जितने भी थे वहां के, वो इनसे नाराज हुआ करते थे। तब इनकी राजनीति सिर्फ महाराष्ट्र तक सिमट गई थी। लेकिन जैसे इन्होंने हिंदुत्व वाली बात रखा और उत्तर भारतीयों को जोड़ा, तो ये पूरे भारत में छा गए थे। और एक ऐसा दिन आया था कि इनके साथ अलायंस करने के लिए बीजेपी को आगे आना पड़ता था। हाँ। और आज वही बीजेपी इनके ही मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ करके इनके परिवार से वो सत्ता छीन ली। इसको यू कैन नॉट डिनाई। बिल्कुल। अब दिलीप जी, ये तो सवाल है, अब इसका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही ये भी ना कि अगर ये सब कुछ हुआ जो आप कह रहे हैं कि इस चुनाव में इस तरह के हथकंडे अपनाए गए, तो सवाल ये है कि इसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को फायदा कैसे मिल गया? तब तो उनको भी उसी तरह का सामना करना पड़ता, हार का, उसी हार का जो आपके नतीजे बता रहे हैं। मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आज तक चाहे वो 50 खोके सब कुछ ओके के पिताजी की बात हो, चाहे देवेंद्र जी के पिताजी की बात हो, वो सारे लोग बाला साहब की बात करते हैं। मतलब कितनी हंसी की बात है कि अपने पिताओं को भूल के दूसरे के पिता को हथियाने में इतना, ये इसी को राजनीति कहते हैं। पॉलिटिकली कहाँ पे कौन सी चीज यूज हो जाए, ये बीजेपी का सबसे बड़ा हथकंडा है, पहला। दूसरा ये है कि आप बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये भी आप बताइए कि बाला साहब ठाकरे के बातोसली में मुस्लिम नवाज भी पड़ा है, ये भी आप देखते हो। तो वो एक विचारधारा के खिलाफ नहीं थे, वो हिंदुत्व मुस्लिम नहीं थे, वो इसके खिलाफ थे कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हिंसक नहीं होना चाहिए, वो इसके खिलाफ थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, लेकिन तब तो आप उस विचारधारा के खिलाफ थे। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल इसलिए भी उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं खुद भी वहां घूमा हूं, मैं वहां देखा हूं। मतलब आप अगर अपना नाम भी चेंज कराते हैं तो आपका पहला नाम तो है ही है। ये मैं राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई और नहीं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नगर पालिका के इलेक्शन में आप अगर नाम एडिट कराते हैं, अगर आप चेंज कराना चाहते हैं नाम, तो आपका पहला नाम भी है और दूसरा नाम भी है। और ऐसा कौन सा जरूरत आन पड़ा है कि अगर पहले से आप स्केच पेन आप यूज कर रहे हैं, क्या हम अगर गलत हैं, मैं मान लेता हूँ आपने हमको गलत बता दिया, लेकिन क्या जरूरत है वोटिंग से बाहर आके तुरंत उसको मिटाने की? और क्या जरूरत है कि 3 साल इलेक्शन लेट हुआ है, 3 साल, क्या ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार बताएगी कि 3 साल बीएमसी का इलेक्शन आज तक कभी लेट नहीं हुआ, क्यों लेट हुआ है? उसका रीजन क्या है? या इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा? तो इस पर तो काफी चर्चा भी हो गई, इस पर आप लोगों ने काफी चर्चा भी की, चुनाव की तारीख घोषित हुई, चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गए, तो अब इस पर क्या चर्चा, मतलब इसका मतलब नहीं, मेरा कहने का ये मतलब इसके आंसर में ही सब कुछ छिपा है। बीजेपी ने अपने अनुकूल सारी परिस्थितियां बना के चुनाव कराई। तो आप नहीं बना पाए ना, जनता को आप अपनी तरफ नहीं खींच पाए ना। नहीं, आप ये बताइए, विपक्ष फिर वही बात आती है कि आप गलती सत्ता करे, सवाल विपक्ष आंसर उसका विपक्ष दे, ये कौन सी बात है? नहीं, लीडरशिप का करिश्मा भी एक होता है कि वो लाख बनाएंगे अपनी तरफ, तो लेकिन वो लीडरशिप, अगर आप में करिश्माई लीडरशिप है तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। लीडरशिप की मतलब लीडरशिप ये है कि जो, यानी आप तो कमजोर वहां पर हो ही रहे थे ना। देखिए, आप तो वहां पर कमजोर थे, तभी तो आपने अपने तमाम नीतियों के साथ समझौता करते हुए, अपने वसूलों के साथ समझौता करते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ एक हुए। आप कमजोर हो रहे थे तभी तो,
आपने समझौता किया? आज भी कांग्रेस भारत में दूसरे नंबर की पार्टी है। केंद्र में ये कहना ही गलत है कि हम कमजोर हो रहे थे। तो फिर आज भी हम आपने कमजोर नहीं। समझौता क्यों किया महाराष्ट्र में? हम आज तब भी आपने कमजोर नहीं समझौता है। क्यों किया? ये सवाल उठेगा और इसका सवाल इसका जवाब बताइए, हम चाहेंगे कि बताइए। आप दीजिए, क्योंकि नहीं, आप बड़े ही समझदारी के साथ बीजेपी चीजों को इतनी सामने स्ट्रांग रख पार्टी रहे हैं। है दिलीप तो जी, एमआईएम से समझौता क्यों किया? नहीं दिलीप जी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको बहुत ही संजीदे के साथ आप सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि समझौता आपने किया, इतना बड़ा समझौता आपने किया कि आप एकदम अलग, उलट आपकी सोच से, आपकी नीतियों से, आपके आदर्शों से शिवसेना उसके मैं साथ इसका- बाला साहब इसका जवाब ठाकरे देना जिसका चाहता हूं। विरोध शिव- करते करते आप नहीं, नहीं नहीं, थक नहीं। रहे थे और उनके साथ उस शिवसेना लेगेसी के साथ पीडीपी से तो समझौता खराब किया। नहीं थी। जी पीडीपी से तो खराब नहीं थी। एमआईएम जो हिंदुओं के खिलाफ नहीं, जहर ये उगलते पूछा हैं, जाता है, उनके ये पूछा खिलाफ तो जाता है नहीं उनसे थी। भी, उससे खराब पूछा तो जाता शिवसेना है। नहीं है ना। हाँ, ये पूछा जाता है उनसे। बीजेपी वहां गठबंधन करती है, वो सब कुछ ओके है। नहीं नहीं, कांग्रेस ने नहीं नहीं, हम शिवसेना ओके से नहीं कर रहे हैं। गठबंधन कर दिया, हम वहां पे आप तो तकलीफ है। आपकी बात का हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कांग्रेस के संदर्भ में कि कमजोर अगर हुई थी, भारतीय जनता पार्टी तो जम्मू कश्मीर में थी ही नहीं, उसे खड़ा होना था, उसे खड़ा होने के लिए एक सहारा चाहिए था और उसने समझौता किया। लेकिन कांग्रेस महाराष्ट्र में मजबूत कांग्रेस, जिससे सामना करने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिससे लड़ने के लिए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को एक होना पड़ रहा था, एक होकर लड़ रहे थे, तब भी वो कभी हार जाते थे, कभी कभी वो जीत जाते थे। उस कांग्रेस को अगर शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा होना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पर उसके पांव कमजोर हो गए थे। इसीलिए ये आनंद जी, आज भी कांग्रेस महाराष्ट्र में मजबूत थी, है और रहेगी। तो जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस कहीं से भी कम। मैंने आपको फिर कहा, विचारधारा से समझौता करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए पॉलिटिकल सिचुएशंस बनते हैं, हर स्टेट की पॉलिटिकल ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है। तो विचारधाराओं के उस साथ वक्त समझौता जो जरूरत थी, हो हमारे जाता है। लीडरों ने वो डिसीजन लिया। अगर हम बोले, हमने इतना क्वेश्चन पूछा पीडीपी से, बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया? क्योंकि हो सकता है बीजेपी को उस वक्त वहां कुछ वो भी उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरह से आप दे रहे किसी हैं। ढंग से लिया होगा, पॉलिटिकल सिचुएशन वो बनी होगी। हाँ, वो भी उसी तरह से जवाब देंगे जिस तरह से आप दे रहे हैं। ये फिर वही तो बात है ना। हाँ। वो जवाब ही तो नहीं देते, जवाब ही तो नहीं देते। जवाब हम आज से नहीं, जब से उन्होंने पीडीपी से गठबंधन किया है तब से हम जवाब मांग रहे हैं। और हम- वो शिवसेना कहेंगे ने कि तो हम नहीं आपसे कहा जवाब था मांगे। ठीक है, भारत के लेकिन लिए वही है टुकड़े कि होंगे। अपना अपना जवाब लोग दे तो बातें समझ में भी आ जाएंगी, अपने बताएं। लेकिन सवाल अभी ये है, नीरज जी जरा ये बताइए कि अब आगे क्या, इसी तरह की स्थिति रहेगी महाराष्ट्र में, या आप लोगों को कुछ लग रहा है कि उसमें कुछ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये भी कहा जाता है कि ये सवाल इसलिए भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, मातृ संगठन आरएसएस को बीजेपी मानती है, सवाल इसलिए भी कि छोटी पार्टियों को वो खत्म करती है या अपनी तरफ कर लेती है। शिवसेना को 2 भाग किया और अब उसको क्या, उसका भविष्य आप देख रहे हैं? नहीं, शिवसेना अपने शिंदे अपने साहब की सिद्धांतों बात मैं कर से रहा हूं। सिद्धांतों मैं नहीं, शिंदे साहब की बात कर रहा हूं। शिंदे साहब बाला साहब के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है जनता एक्सेप्ट कर रही है। अब आप कहीं पे भी देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, कहीं पे भी देखिए, वहां पे आज की डेट में आरएसएस जो राष्ट्र से समर्पण है, राष्ट्र समर्पित है, वो आरएसएस अपना काम कर रहा है हिंदुत्व का, और हिंदुत्व के साथ जो खड़ा है, बाकी पार्टी हिंदुत्व के साथ खड़ी हो जाएंगी, उसको भी आरएसएस सपोर्ट करेगा, मुझे लगता है। लेकिन अगर आप हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को आप कुछ भी आतंकवादी बोलेंगे, हिंदुओं के लिए आप कुछ भी गलत बोलोगे, तो हिंदू क्यों सपोर्ट करेगा? तो राष्ट्र के प्रति अब कहीं ना कहीं ये सब चीजें आ रही है। अब क्या नाम है, जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, उसमें यही तो हुआ। शिंदे जी उनकी नीतियों को लेके आगे बढ़ गए तो वो चलते चले गए, और राज ठाकरे और वो अलग हो गए तो उनको नहीं हो पाया। अब इनका कांग्रेस की बात रहेगी, कांग्रेस की हर स्टेट में
हर स्टेट में इनको दूसरी पार्टी बोलती हैं, ये कह रहे हैं आज की डेट में स्थिति कांग्रेस की ये हो गई है कि दूसरी पार्टी कहती है हमें सीट चाहिए, हम तुम्हारे लिए इतनी छोड़ रहे हैं। तो स्थिति तो कहीं भी नहीं है, खत्म होती जा रही है। तो ये पूरे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में शिंदे साहब आगे भी बढ़ेंगे हिंदुत्व के लेके, जो भी बढ़ रहे। अभी अब आप ममता जी को देख लीजिए, कल शायद किसी मंदिर का वो ही उद्घाटन कर रही हैं, और अभी तक वो सारी सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही बोलते थे। तो जब इनको जरूरत होती है तो हिंदू को के साथ ले लेते हैं, जनोई पहन लेते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वो मुस्लिम वोट तुष्टीकरण की तरफ चले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो बयान दे देते हैं। अभी पृथ्वीराज जी ने जो पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया, कांग्रेस के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। तो ये सब चीजें देखिए ना, आप बहुसंख्यक लोगों के साथ नहीं खड़े हो तो आपके साथ ये हर्ष हो रहा है। लेकिन इस जीत तो होती है अविरल मलिक, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जिम्मेदारी बढ़ती है, बिल्कुल स्पष्ट है। हम तो केंद्र में सरकार चला रहे हैं, राज्य में सरकार चला रहे हैं, महाराष्ट्र प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, अनेकों राज्यों में सरकार चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास जिम्मेदारी है, दायित्व है, और उसके साथ साथ किस तरीके से गरीब का भला करना है और किस रूप में लोगों का हित करना है, तो निश्चित रूप से हम जानते हैं। और हमारी राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार भी तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निरंतर जनता का लाभ इस तरीके से 24/7 करने का जो काम कर रहे हैं, उसी का अजीत पवार को फिर आप लोग अपने में शामिल कर लेंगे ना? अलग जो किया था अजीत पवार को, जो अलग किया था, वो आपके परिवार में ही रहेंगे ना? जी, एक बार रिपीट कर दीजिए। अजीत पवार को जो अलग किया था, परिवार में ही हैं और रहेंगे? नहीं, अजीत जी, देखिए, अजीत दादा पवार जी का जहां तक सवाल है तो अजीत दादा हमारे साथ थे, हैं, रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। साथ रहेंगे और लड़ेंगे भी अलग अलग एक दूसरे से। देखिए, आपने प्रफुल्ल पटेल जी का स्टेटमेंट सुने होंगे, और उनका जो लाइन है वो ऑफिशियल लाइन बिल्कुल स्पष्ट है। और देवेंद्र जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मजबूती के साथ हमारी सरकार चल रही है, बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है, एक आखिरी कमेंट हेमंत जी आपसे इस चर्चा में, संक्षेप में ही, कि क्या है अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का? देखिए, वो अब इसको कहते हैं ना कि ड्रामे वाली जो राजनीति अब नहीं चलेगी, और अब भारत की जो परिदृश्य पूरे विश्व में स्थापित हो रही है, वो अब ये सीधा सीधी एक ही बात कर रही है कि भारत में रहना है और भारत की राजनीति करना है तो भारतीय लोगों के बारे में सोचना होगा। यहाँ जो जनादेश है, जिसके बारे में आज 70 सालों तक धोखे में रख करके कांग्रेस ने जो काम किया, वो परत दर परत अब जनता के सामने खुलती जा रही है। और लोगों के मनोदशा को आप समझेंगे तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, भारत में दुनिया के जितने मुसलमान, ये लोग अब साथ रहेंगे, आपको लगता है? दोनों भाई दोनों निश्चित रूप से ये साथ रहेंगे, क्योंकि देखिए, कुछ लोगों की राजनीति लोगों की भलाई के लिए होता है, कुछ लोगों की राजनीति सत्ता के लिए होती है। तो जो सत्ता में रहना चाहते हैं उनकी मजबूरी है साथ में रहना, क्योंकि वो जा नहीं सकते कहीं पर। इस कड़वा सच को कोई झुटलाया नहीं जा सकता। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, पर हकीकत यही है। और चाचा भतीजा, और जहां तक जी, चाचा भतीजा जी बोले जी, हमारा ये कहना है कि बिहार, जो महाराष्ट्र की जो जनता है, वो वहाँ पर उन्होंने देखा, उनका जो सब्जेक्ट क्या था, वहाँ पर नाला था, रोड था, सड़क था, मेट्रो था, रेल नेटवर्क था, कोस्टल रोड था, हार्बर लिंक उनके साथ, ट्रांस हार्बर लिंक, ये सब मुद्दे थे जिसको उन्होंने किया है। और जो काम किया तो वहाँ के लोगों को लगा कि नहीं, हमें तो इनके साथ जाना, इसीलिए बार बार सभी लोग विकास के मुद्दे को आगे उठा रहे हैं। आज भारत का जो स्थिति है, जो इकोनॉमिकल रेट जो बढ़ रहा है पूरे विश्व में, और जिसके वजह से पूरा विश्व चिढ़ा हुआ है, ट्रम्प खासकर अमेरिकन राष्ट्रपति चिढ़े हुए हैं, इसका कारण क्या है? आज भारत जैसे देश पर ट्रम्प जैसे लोगों को नजर उठा के देखने पड़ रही। इसका मतलब क्या है कि भारत अब प्रोग्रेसिव लेवल पे आ चुका है, और यही जनता चाहती थी, और इसी को कहते हैं कि भारत अब डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री के ऊपर चला गया है। तो इसको ध्यान में रख करके लोगों ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व में जो बातें बोली जा रही है, वो नरेंद्र मोदी को बीजेपी से लोग नहीं जोड़ रहे हैं। अभी क्या देख रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास को, वो राजनीति यहाँ काम कर रही है। कंक्लूड करना है जल्दी से दिलीप जी, जल्दी से एक लाइन में अगर कुछ बोलना चाहते हैं।
आप हमेशा बीजेपी प्रवक्ता की तहत ही बैठा करिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं तो आप बताइएगा, हमें जोड़ के किसी और डिबेट में डिस्कस कर लेंगे कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया है क्या देश पे। ना 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 ना, एक मिनट, 70 साल देश में राज किया है क्या? 70 साल देश में राज किया है क्या? आपको तो डिबेट में आना ही नहीं चाहिए, बैचलर टॉक करते हैं और ऊपर से क्लेम लगते हैं, और जो आपकी बात ना करे तो उसको बेकार की बात करते हैं। अब जैसे लोग चलते तो डिबेट डिरेल होता है, हमें नहीं समझ में आता है कि आप डिबेट में बैठने लायक भी है या नहीं। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आप प्रवक्ता ठीक है, ऐसे लोगों से देखिए हर कोई नहीं दिलीप जी एक बात तो समझनी होगी ना कि आपके सोच के हिसाब से हर कोई तो बोलेगा नहीं, आपकी सोच के हिसाब से नहीं बोलेगा, और जहां आपकी सोच के विपरीत कोई जाएगा तो आप उसको अपने हिसाब से उसको वहां पर सेट करने की कोशिश करेंगे। ये भी नहीं ना, आप अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी सोच से उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब इस पर आप थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आपकी तरफ से वो एनालाइज करें, कहीं एनालाइज होगा तो किसी न किसी के फेवर में बातें तो होंगी। आखिर वो जीत रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है ये तो समझना ही पड़ेगा। आप हार रहे हैं, आपके हार के पीछे की वजह क्या है ये आप नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझना चाह रहे हैं तो ये अलग बात है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अविरल मलिक आपका, दिलीप मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हेमंत गुप्ता जी और नीरज प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ जहां खबरें लगातार जारी हैं।